गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस की अगली क्लास स्टार्ट करेंगे और अनुच्छेद 16 के विषय में बात करेंगे। और इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है कि मूल अधिकारों के विषय में हम पढ़ रहे हैं। और मूल अधिकार जैसे कि हमने पढ़े थे कि संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और साथ ही साथ मूल अधिकारों से संबंधित कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि औपचारिक रूप से कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था उसमें पहली बार कांग्रेस की तरफ से इसकी मांग की गई थी। इसके अलावा ये भी मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। और इसके अलावा जो हमने कुछ तथ्य और पढ़े थे, जैसे कि हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा था कि इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 जो है इसमें विधि को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 14 जो है इसमें विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के विषय में बताया गया। विधि के समक्ष समता जो है ये ली गई ब्रिटेन से, और विधियों के समान संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में जब हम आए थे लास्ट टाइम, हमने अनुच्छेद 15 की बात की थी। और अनुच्छेद 15 का जो हमने पहला प्रावधान पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि राज्य के लिए वो है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। और सेकंड वाले 15 के सेकंड में हमने पढ़ा था कि वो नागरिकों के लिए था कि कोई नागरिक दूसरे नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थल में प्रवेश से उसे नहीं रोक सकता। और उसके बाद हमने अनुच्छेद 15 के अपवाद शुरू किए थे। जैसे 15 के 3 में हमने पढ़ा था कि महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। उसके बाद हमने 15 के चौथे पार्ट में पढ़ा और 15 का 5वां पार्ट हमने उसके बाद पढ़ा था। तो इस टाइप से हमने अनुच्छेद 15 को हमने पूरा पढ़ लिया था। अब अनुच्छेद 15 से एक चीज आपको और याद रखनी है कि अनुच्छेद 15 में जो मैंने दो बातें बताई थी, 15 के फर्स्ट और 15 के सेकंड में, यहां से एक क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाला जो बाद में भी बताऊंगा मैं। 15 का फर्स्ट मैंने बताया था कि ये राज्य के लिए, यानी राज्य जो होगा नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, और सेकंड वाला नागरिकों के लिए। तो एक स्टेटमेंट जो बनती है ये बनती है कि मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो ये कथन जो होगा पूर्ण रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि ये बात सही है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन 15 का सेकंड क्या बता रहा था कि नागरिक को नागरिक के प्रति सुरक्षा दे रहा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार जो है राज्य एवं नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त है। यानी कुछ ऐसे मूल अधिकार भी हैं जो नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त है, जैसे कि 15 का सेकंड वाला जो पार्ट है ये नागरिकों के विरुद्ध है। तो ये स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट सही होगा कि मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा कि मूल अधिकार केवल राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है। और ये स्टेटमेंट भी गलत होगा कि मूल अधिकार केवल नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त है। यानी कुछ मूल अधिकार जो है, अधिकांश मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है और कुछ मूल अधिकार नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। जो मूल अधिकार हम अभी पढ़ रहे हैं वो समानता का मूल अधिकार है 14 से 18 तक। और इसमें 12 से हमने स्टार्ट किया था जिसमें राज्य शब्द की परिभाषा थी, 13 में विधि की परिभाषा, और जो समानता का मूल अधिकार है 14 से स्टार्ट हुआ है। 14 और 15 दो अनुच्छेद हमने अभी पढ़े, और इसी समानता के मूल अधिकार के अंदर हम तीसरा अनुच्छेद पढ़ने वाले अनुच्छेद 16। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 16 को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले अनुच्छेद 16 को हम दो पार्टों में बांट देते हैं। जैसे हमने अनुच्छेद 15 को बांटा था, एक हो जाएगा अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज फर्स्ट और एक हो जाएगा अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज सेकंड। पहले इतने की बात कर लेते हैं और फिर इसके आगे बढ़ेंगे, इसके और भी पार्ट है। पहले 16 के फर्स्ट की बात करते हैं। 16 का फर्स्ट क्या कहता है कि जो राज्य होगा, राज्य नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता देगा। लोक नियोजन के अवसर की समानता। सोलह के प्रश्न में बताया गया राज्य नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता देगा। लोक नियोजन से यहाँ पे अर्थ जो है वो सरकारी नौकरियों से है, यानी रोजगार के अवसर की समानता से। दूसरी बात कि राज्य नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता देगा, इसमें ये बात जानने वाली है कि जो ये अवसर की समानता की बात की गई है, ये अवसर की समानता ऐसे नहीं है कि ये अनुपात के आधार पर बराबर होगी, इसका ये अर्थ नहीं है। यानी कि मौके बराबर होंगे
मौके बराबर, ये इसका अर्थ नहीं, बल्कि इसका अर्थ है सभी को मौके मिलेंगे। सभी को मौके मिलेंगे रोजगार के लिए, ये इसका सही अर्थ है। यानी ये अवसर की समानता ये नहीं बताता कि सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और विशेष तौर पे इसका कारण जो है इस अनुच्छेद को रखने का वो ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि जो SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग थे, इन्हें क्योंकि जनरली इतिहास में जो है रोजगार से वंचित रखा गया, तो यहाँ पे ये सुनिश्चित किया गया कि हर एक को रोजगार के लिए अवसर की समानता मिले, वो बराबर मिले या ना मिले इस विषय में नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया कि सबको रोजगार में अवसर की समानता मिले। तो यहाँ पे जो है रोजगार के अवसर की समानता, इसका मतलब ये नहीं है कि बराबर बराबर समानता मिले, बराबर बराबर अवसर मिले, बल्कि इसका मतलब जो है वो ये है कि सबको मौके मिले। तो ये तो हो गया 16 का बस, जिसमें राज्य नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता देगा। और नागरिकों को मैंने पहले भी बताया कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद जो ये 16 है केवल भारतीय नागरिक पर लागू होता है, तो इसलिए अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी के लिए नहीं। अगली बात जब हम 16 के सेकंड में देखते हैं, तो 16 के सेकंड में यह बताया गया कि सरकार के अधीन जो सेवाएं होंगी, इनमें जो राज्य होगा, सरकार के अधीन सेवाओं में राज्य जो होगा धर्म, सरकार के अधीन सेवाओं में राज्य जो होगा धर्म, जाति, उद्भव, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी 16 का सेकंड जो है इसमें ये बताया गया कि सरकार के अधीन जो सेवाएं यानी सरकारी नौकरियां जो है, उसमें राज्य जो होगा किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जो कि भारतीय नागरिक है उसके संबंध में ये बात है कि उसके साथ धर्म, जाति, उद्भव, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इसमें जो एक अलग सा है वो उद्भव है, यानी ओरिजिन। उद्भव वाली जो बात की गई, उद्भव वाली बात यहाँ पे इसलिए डाली गई क्योंकि भारत में क्या होता है कि कई जातियां जो होती हैं कुछ कुलों में भी विभक्त होती हैं। तो ऐसा ना हो कि राज्य जो हो ये बोले कि हम जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर रहे, बल्कि जाति भी जो है वो कुलों में विभक्त है और कुल के आधार पे कुछ भेदभाव का प्रयास करे, तो उसको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि राज्य ऐसा ना कर पाए। यानी उद्भव के अंतर्गत अगर जाति के अंदर कोई कुल आता है और राज्य ये कहता है कि किसी कुल को हम कुछ विशेष नौकरियों में कुछ विशेष प्रावधान देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि कुल को भी इसमें उद्भव के आधार पर रख दिया गया है 16 के सेकंड में। यानी कि 16 का सेकंड कुल मिला के ये बताता है कि सरकारी सेवाओं में राज्य जो होगा किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, उद्भव, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा। इस टाइप की बात इसमें रखी गई। तो 16 का फर्स्ट और 16 का सेकंड तो एकदम सीधा है, इसमें कोई अपवाद जैसी चीज नहीं है। यानी कि राज्य नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता देगा, 16 का फर्स्ट। और 16 का सेकंड यह है कि सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब इसके अपवाद शुरू होते हैं 16 के थर्ड से, कि इसमें क्या क्या अपवाद है। 16 के थर्ड में राज्य को क्या क्या छूटें दी गई भेदभाव करने से संबंधित, उसको हम देखते हैं 16 के थर्ड से। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के अपवादों के विषय में। अनुच्छेद 16 के जो अपवाद हैं ये शुरू हो जाते हैं 16 के थर्ड से। 16 का थर्ड क्या है? 16 के थर्ड के विषय में जब हम देखते हैं तो इसमें यह बताया गया कि प्रांतीय सेवाओं में, यानी प्रांतों की जो सेवाएं होती हैं, प्रांतीय सेवाओं में ये प्रांतीय सेवाओं से संबंधित है। जैसे आपको पता है कि एक केंद्र की सेवाएं होती हैं और एक प्रांतीय सेवाएं होती हैं। तो उन प्रांतीय सेवाओं में जो है निवास स्थान के आधार पर भेदभाव संभव है। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव संभव। यानी कि अनुच्छेद 16 का 3 जो है
वो इस प्रकार की छूट दे रहा है कि निवास स्थान के आधार पे भेदभाव संभव है प्रांतीय सेवाओं में। तो इस टाइप की, यानी कि ये गुंजाइश बनी हुई है कि 16 का सेकंड तो ये कह रहा था कि जन्म स्थान के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 16 के 3 में प्रांतीय सेवाओं में छूट दी गई कि प्रांतीय सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव संभव है। अब ये जानने का हम प्रयास करते हैं कि निवास स्थान के आधार पर प्रांतीय सेवाओं में जो ये भेदभाव की छूट दी गई, इसका कारण क्या रहा होगा। तो इसके पीछे जब हम कारण देखते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक प्रांत की संस्कृति और भाषा में विभिन्नताएं होती है, और कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि आप ये मान लो कि दक्षिण भारत का कोई राज्य हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, वहां का कोई व्यक्ति है और उत्तराखंड में पटवारी की कोई पोस्ट है और उस पे उसका सिलेक्शन हो जाता है, और पटवारी की वो सेवा जब उत्तराखंड में देगा और जब वो गांव में जाएगा और गांव के लोगों से बात करेगा तो आपस में गांव के लोगों का और उसका सामंजस्य बैठाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी भाषा जो होगी वो अपनी हो सकती है, हो सकता है कि वो तमिल भाषा में बात करना जानता हो और यहाँ के जो लोग हैं वो गढ़वाली भाषा में बात करना जानते हो, तो दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सेवाओं में इस टाइप की बात की गई कि प्रांतीय सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव संभव किया जाए, ताकि ये जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा बन पाए। दूसरा कि सांस्कृतिक आधार पे भी जो भिन्नताएं होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए भी यहाँ पे ये बात कही गई। लेकिन इसमें दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात कि प्रांतीय सेवाओं में, कुछ प्रांतीय सेवाओं में अगर निवास स्थान की बाध्यता मांगनी है तो यह अधिकार केवल संसद का होगा, राज्य विधानमंडल का नहीं होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी प्रांतीय सेवा में यह अनिवार्य करना है कि उस प्रांत का वो निवासी होना चाहिए, तो ये कार्य जो करेगी वो संसद करेगी, राज्य विधानमंडल नहीं करेगा। जबकि इसके अलावा जो अन्य अनिवार्यताएं, योग्यताएं निर्धारित करता है वो राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। लेकिन याद रखना कि केवल अकेला ये मामला है निवास स्थान वाला मामला प्रांतीय सेवाओं का, जिसको निर्धारित करने का अधिकार जो दिया गया है वो संसद को दिया गया। इसके अलावा जितनी अलग अनिवार्यताएं होती है वो राज्य विधानमंडल तय करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये जो निवास स्थान के आधार पे जो अगर कोई अनिवार्यता रखी जाती है प्रांतीय सेवाओं में, तो ये पूरे प्रांत पर लागू होगी, किसी एक क्षेत्र में नहीं। यानी ये ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पोस्ट हो, यानी कि कुछ पोस्टें हो किसी जिले से संबंधित और केवल ये नियम बनाया जाए कि ये निवासी जो होना चाहिए उस जिले का होना चाहिए, तो ये संभव नहीं होगा। यानी कि इस टाइप का अगर कोई भी नियम बनता है कि उस प्रांत का निवास स्थान की बात आती है, तो ये नियम जो होगा ये पूरे प्रांत पर ही लागू होगा, किसी प्रांत के एक जिले पे से लागू नहीं किया जा सकता। हमेशा इस प्रकार का नियम जो होगा वो पूरे प्रांत पे लागू होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये 16 का 3 अपवाद में पहला, यानी कि प्रांतीय सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव संभव है, और ये भेदभाव वाला नियम जो बनाएगी वो राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि संसद को ही अधिकार दिया गया। और ऐसा कोई नियम अगर बनता है तो ये पूरे प्रांत के लिए होगा, ना कि प्रांत के किसी जिले के लिए। तो ये बात तो आ गई 16 के थर्ड पार्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के 4 की, यानी एक अन्य अपवाद की। 16 के 4 में क्या है? अनुच्छेद 16 का चौथा पार्ट जो है वो बताता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में, यहां पे याद रखना कि राज्य का अर्थ हुआ है जो अनुच्छेद 12 में है, यानी केंद्र से संबंधित भी है, जबकि यहां पे मैंने क्लियर बताया ये अनुच्छेद 16 का 3 केवल प्रांतों से संबंधित था। तो राज्य के अधीन सेवाओं में सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिसमें मुख्य रूप से SC ST आएगा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। यह है 16 का 4, यानी कि जो राज्य के अधीन सेवाएं होंगी इसमें जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा, जिसमें मुख्य रूप से SC ST
तथा अन्य पिछड़ा वर्ग इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। ये 16 का 4 का विषय। जबकि 16 का फर्स्ट और 16 का सेकंड ये कह रहा था कि लोक नियोजन के अवसर की समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन 16 का 4 ये बता रहा है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है इसको नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। अब नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है, ये 16 के 4 में बताया गया, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें भी बताई गई आरक्षण से संबंधित। अब जब हम आरक्षण को देखते हैं, आरक्षण से संबंधित कुछ बातें देखते हैं तो क्या क्या बातें बताई गई। देखिए, आरक्षण से संबंधित 2-3 बातें बताई गई। पहली बात कि एक तो आरक्षण राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए बाध्यकारी हो कि वो दे ही दे। अगर उसे लगता है कि जो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग है सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व कम है तो आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। पहली बात ये। दूसरी बात इसमें जो निकल के आती है कि वर्गीय आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा, वर्गीय आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि कोई ऐसा वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है उसे आरक्षण दिया जाएगा, व्यक्तिगत नहीं दिया जाएगा, यानी कि वर्गीय आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होगा ये शोषित और वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना हो। शोषित और वंचित वर्ग, वो शोषित और वंचित वर्ग जो कि लंबे समय से शासन प्रशासन में उनकी भूमिका कम रही या ना के बराबर रही, तो उन्हें ये विश्वास दिलाना है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि वो शासन प्रशासन में उनकी भी भागीदारी हो सकती है, यानी मुख्य उद्देश्य केवल यह है कि उन्हें मुख्य धारा में लाना। जबकि वर्तमान समय में इसका जो उद्देश्य हम मान लेते हैं वो सरकारी नौकरी पाना है, लेकिन इसका जो संविधान में बताया गया वो मुख्य उद्देश्य यह था कि शोषित और वंचित वर्ग को जो है मुख्य धारा में लाना है। इतनी बात इसमें बताई। अब इसके विषय में जब हम देखते हैं कि SC ST के विषय में और इस आरक्षण के विषय में कि आरक्षण का भारत में इतिहास किस प्रकार से रहा, ये आरक्षण की जरूरत महसूस क्यों हुई, यानी ये अनुच्छेद 16 का 4 क्यों जोड़ा गया कि सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलेगा, इस प्रावधान को यहाँ पे शामिल करने के क्या कारण रहे, उन कारणों के विषय में हम बात करें। अब आरक्षण के इतिहास के विषय में जब हम बात करते हैं, आरक्षण के विषय में कि 16 का 4 जो जोड़ा गया, जो मैंने अभी बताया कि SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई, तो इसको जोड़ने के क्या कारण रहे 16 के 4 को, तो इसमें हम जब देखते हैं तो 3 वर्गों की बात इसके अंतर्गत आ रही है। एक तो है SC, एक है ST और एक है अन्य पिछड़ा वर्ग। अब जो SC ST है इनके विषय में जब हम देखते हैं तो SC ST जो थे इनके बारे में जो बात की थी 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का एक्ट, 1935 के एक्ट में ही ये सुनिश्चित कर लिया गया था कि जो SC ST हैं इन्हें समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और 1935 से लेके यानी अंग्रेजों के समय से लेके ही इसमें एक सर्वसहमति बन चुकी थी कि SC ST को जो है आरक्षण की आवश्यकता है और उन्हें आरक्षण दिया जाए। तो ये व्यवस्था जो थी सर्वमान्य थी, इसलिए संविधान में जो है क्योंकि इसको सर्वमान्य रूप से मान लिया गया था, तो SC के लिए केंद्र की सेवाओं में 15% आरक्षण और ST के लिए 7.5% आरक्षण। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई थी कि इतना आरक्षण मिलेगा। यानी SC और ST जो था वो 1935 के एक्ट से ही ये तय था कि इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और सब लोग जो थे इसमें सर्वसहमति से जो थे आरक्षण देने के पक्ष में थे। अब बात आती है इस अन्य पिछड़ा वर्ग की कि जो ये अन्य पिछड़ा वर्ग है ये किसे माना जाए, क्योंकि संविधान में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। यानी कि अगर हम जनसंख्या को 100% मान लिया जाए तो 15%, 7.5% SC ST के लिए क्या बाकी पूरी जनसंख्या को अन्य पिछड़ा वर्ग माना जाए या उसमें से कुछ पार्ट को अन्य पिछड़ा वर्ग माना जाए, और अगर कुछ पार्ट को माना जाए तो उसका आधार क्या हो, तो यह आधार कहीं भी स्पष्ट नहीं था। अब इस आधार को स्पष्ट करने के लिए कि अन्य पिछड़े वर्ग में किसको शामिल किया जाए, इसके लिए एक समिति बनाई गई, काका कालेकर समिति। काका कालेकर समिति जो थी, काका कालेकर समिति, ये काका कालेकर समिति जो बनी थी ये 1953 में बनाई गई, 55 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। काका कालेकर समिति को यह काम दिया गया था कि वो ये बताए
कि अन्य पिछड़ा वर्ग को किस आधार पे चिन्हित किया जाए और किस आधार पे उन्हें आरक्षण की व्यवस्था की जाए। काका कालेकर आयोग या काका कालेकर समिति ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इसका जो चयन होना चाहिए ऐतिहासिक आधार पे होना चाहिए, ऐतिहासिक आधार पे, ऐतिहासिक आधार पे। अब ऐतिहासिक आधार पे इन्होंने बताया कि जब हम इतिहास में जाएं तो कई ऐसी जातियां थी जिनका की लगातार शोषण होता रहा और उसी को आधार बनाना चाहिए, यानी इतिहास को आधार बनाना चाहिए कि कौन से ऐसी जातियां रही हैं जो कि वंचित रही हैं, शोषित रही हैं और उन्हें फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया जाए। यानी काका कालेकर आयोग ने ऐतिहासिक आधार पर यह बताया कि एक तो इसका आधार जो है जाति बनाया जाए और दूसरा ये बताया गया कि महिला वर्ग को इसमें शामिल किया जाए, यानी कि इनको अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकते हैं, कुछ जातियों को कर सकते हैं जो कि शोषित रही हैं और इसके अलावा महिला को कर सकते हैं। ऐतिहासिक आधार पे इन्होंने बता दिया कि जाति को आधार आप मान लीजिए, लेकिन ये रिपोर्ट जो है कभी भी स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद आगे जब हम जाते हैं तो मंडल कमीशन को हम देखते हैं, जो दूसरा एक आयोग बना, दूसरी एक समिति, एक आयोग बना जिसको कि ये बताना था कि अन्य पिछड़ा वर्ग का चयन कैसे किया जाए। इससे पहले काका कालेकर आयोग जो था इन्होंने ये भी सिफारिश की थी कि जो आरक्षण मिले नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग को, जिसको 4 पार्टों में उन्होंने बांटा था, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। और इसमें उन्होंने बताया था कि ग्रुप डी से ग्रुप ए की ओर जब बढ़े तो आरक्षण का प्रतिशत घटना चाहिए, यानी कि ग्रुप डी में सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जाए, सी में उससे कम दिया जाए और ए में, ताकि स्किल को भी ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार के काका कालेकर आयोग की सिफारिश थे जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद एक दूसरी कमेटी बनी, दूसरी समिति 1978 में बनी, जिसको कि वीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया। उसे वीपी मंडल कमीशन भी कहते हैं या मंडल कमीशन हम कहते हैं। 80 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो अगला जो आता है काका कालेकर समिति जो होगा वो पहली समिति होगी, और दूसरी समिति इस संबंध में जो आएगी वो समिति जो आती है उसे हम कहते हैं वीपी मंडल समिति या मंडल कमीशन के नाम से हम उसे जानते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है 1980 में प्रस्तुत हुई थी। मंडल कमीशन 1980 में इनकी रिपोर्ट है। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि ऐतिहासिक आधार बनाया जाए और जाति को आधार बनाया जाए, और लगभग इन्होंने 3500 से अधिक जातियों को बताया कि इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में आपको शामिल कर लेना चाहिए। अब जो वीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी इसमें जाति को आधार बताया जा रहा है कि जाति को आधार मान के अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण दिया जाए। अब यहां से बात निकल के आती है कि मंडल कमीशन ने आरक्षण में जाति को आधार क्यों माना, यानी कि जाति को आधार क्यों माना गया। तो जब हम जाति के आधार के विषय में देखते हैं तो हम जैसे कि प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं भारत के, कि इसके लिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, यानी कि जब हम वैदिक काल में जाते हैं और शिक्षा व्यवस्था देखते हैं तो गुरुकुलों में शिक्षा मिला करती थी, और गुरुकुलों में जो शिक्षा मिलती थी उसमें काफी भिन्नता थी। जैसे कि समाज में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से शूद्र जो था इसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। अब बचे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन जो तीनों वर्ग हैं इनमें भी शिक्षा जो थी उसमें भिन्नता दिखती है। जैसे कि ब्राह्मण को गुरुकुलों में प्रवेश 8 वर्ष की आयु में मिल जाता था, क्षत्रियों को 10 वर्ष की आयु में और वैश्य को 12 वर्ष की आयु में। इसके अलावा जब शिक्षा से पूर्व जब ये गुरुकुलों में प्रवेश करते थे तो उपनयन संस्कार होता था, और उपनयन संस्कार में इन्हें जनेऊ धारण किया जाता था, और जनेऊ जो होता था इसमें भी अंतर थे। जैसे कि जो ब्राह्मण का जनेऊ होता था ये कपास का बना हुआ, क्षत्रिय जो होते थे ये जूट का जनेऊ पहनते थे, और जो वैश्य हैं ये ऊन से बना हुआ जनेऊ पहनते थे। साथ ही साथ पाठ्यक्रम में भी अंतर था। जैसे ब्राह्मण जो होते थे वेदों की शिक्षा प्राप्त करते थे, क्षत्रिय जो होते थे ये राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सुरक्षा इस टाइप की शिक्षाएं प्राप्त करते थे, और वैश्य व्यापार संबंधी शिक्षाएं प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि शिक्षा में भी भिन्नता देखी जा रही है, और शिक्षा में जो ये भिन्नता है
उसकी वजह से जो होगा ये शिक्षा ये दिख रही है कि शिक्षाओं में जो प्रवेश है, प्रवेश के नियम अलग, पाठ्यक्रम के नियम अलग देखने को मिल रहे हैं। और यही भिन्नता कारण रही कि धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ जाति वर्ग जो रही वो लगातार शिक्षा से वंचित रही, शोषित रही। और ये कारण रहा कि हजारों वर्षों तक जब वो शोषित रही तो इस कारण से ही मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि जाति को आधार बनाया जाए, आरक्षण देते हुए जो आधार बनाया जाए वो बनाया जाए किसको, जाति। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो जाति है इसे आधार बनाया गया। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक और बात की। मंडल कमीशन ने जनजातियों का चयन किया था अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में। उन्होंने ये बताया कि उस समय यानी 1980 में ये भारत की कुल जनसंख्या का 54% जो है वो इसके अंतर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। और इसलिए कम से कम नौकरियों में इन्हें कितना परसेंट, 27% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी वो जातियां, वो जनसंख्या जो है वो उस समय 1980 में भारत की जनसंख्या का 54% के लगभग आ रही है। इसलिए उन्होंने ये मांग की कि इन्हें कम से कम नौकरियों में आरक्षण जो मिलना चाहिए वो 27% मिलना चाहिए। अब हुआ ये कि 1980 में जब इनकी रिपोर्ट आई उस समय तक क्या हुआ कि सरकार गिर चुकी थी और नई सरकार आ गई। इंदिरा गांधी जो थी वो फिर से प्रधानमंत्री बन गई। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस समय भारत में अलग मुद्दे जैसे कि पंजाब का मुद्दा, असम का मुद्दा ये ज्यादा हावी थे। और ये आरक्षण वाला जो मामला था अन्य पिछड़ा वर्ग का वो उतना हाईलाइटेड नहीं था। इसलिए उस समय ये रिपोर्ट जो थी वो लागू नहीं हो पाई। आगे जब हम और आगे जाते हैं तो राजीव गांधी का दौर आया और राजीव गांधी के समय भी इसको विशेष महत्व नहीं दिया गया। लेकिन आगे जब हम 1990 के दौर में जाते हैं और 1990 का जो दौर था जिस समय की कांग्रेस जो थी दोबारा से कमजोर होनी शुरू हुई और बाकी जो दल थे, विपक्षी दल, उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। तो उस समय पे दो प्रकार के मुद्दे राजनीति में हावी रहे। जैसे कि 1990 के दौर को कहा जाता है मंडल और कमंडल का दौर। कमंडल मतलब धर्म की राजनीति और मंडल मतलब कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने की बात। कई पार्टियों ने इसे अपना आधार बनाने की कोशिश की और जिसके बाद 1990 में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। तो 1990 में ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और जैसे ही रिपोर्ट लागू हुई वैसे ही इसमें दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई लोगों ने इसका बड़ी मात्रा में समर्थन किया और कई लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। इसके समर्थन में भी कई आत्मदाह की घटनाएं हुई और इसके विरोध में भी आत्मदाह की घटनाएं हुई। कुल मिला के ये मामला जो था काफी ज्वलंत मुद्दा उस समय बन चुका था। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो जब इसका लगातार विरोध हो रहा था तो उस समय पे इंदिरा साहनी नाम की एक महिला थी जो कि इस मामले को कोर्ट में लेके गई और उन्होंने ये बताया कि जो जाति को आधार बता के आरक्षण दिया गया है ये गलत है। जाति को आधार बना के जो ये आरक्षण दिया गया ये गलत है, इसे चैलेंज किया गया। यानी कुल मिला के इंदिरा साहनीवाद जो था, ये एक महिला थी इंदिरा साहनीवाद में, तो इंदिरा साहनीवाद जो था इसमें मंडल केस को, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी इसी को चुनौती दी गई। इसलिए इंदिरा साहनीवाद को मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। अब इंदिरा साहनीवाद जो है इसमें निर्णय जो है 1993 में आया, 1993 में। और इंदिरा साहनीवाद के अंतर्गत कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश प्रस्तुत किए जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। पहली बात तो इसमें ये बताया कि संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन को ही आधार बनाया गया है, आर्थिक आधार को नहीं। यानी यहाँ ये क्लियर किया गया क्योंकि संविधान ये बताता है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण दिया जाएगा, तो इस आधार पे दिया जाए, आर्थिक आधार पे ना दिया जाए। एक बात तो ये निकल के आई इंदिरा साहनीवाद में। दूसरी बात जो निकल के इसमें आई, इसमें यह बताया गया कि जाति को वर्ग के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया जा सकता है। यानी मंडल केस में जो इन्होंने आधार बनाया था जाति को, उसको कोर्ट ने सही मान लिया। तो कोर्ट ने यह माना कि जाति को वर्ग के रूप में चिन्हित किया जा सकता है और आरक्षण दिया जा सकता है। तो इस कारण को सही मान लिया कि जाति को वर्ग के रूप में चिन्हित करके आरक्षण दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो इसमें निकल के आया, ये भी इसमें बताया कि अधिकतम सीमा जो हो आरक्षण की, अधिकतम सीमा जो हो
वो 50% हो, अधिकतम सीमा जो हो 50% हो, इससे अधिक ना हो। उस समय तक अगर देखें हम केंद्र में आरक्षण को, तो ये जो था एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, यानी टोटल ये दोनों को मिला के जो हो गया ये 22.5% हो गया। और ओबीसी को जो बात मंडल कमीशन की रिपोर्ट से हो रहा था ये 27%, यानी टोटल जो ये हो रहा था ये 49.5% हो रहा था। तो इस टाइप की बात इसमें की गई थी कि अधिकतम सीमा जो होगी वो 50% होगी, आधार केवल सामाजिक आधार होगा, आर्थिक आधार नहीं होगा। और दूसरा ये भी मान लिया गया था कि जाति को वर्ग के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। 3 तो ये वाली बातें थी। इसके अलावा कुछ बातों को और क्लियर किया गया, यानी कि एक अवधारणा दी गई थी जो थी क्रीमी लेयर की अवधारणा। अब क्रीमी लेयर की अवधारणा को हम देखते हैं कि जो इंद्र साहनीवाद में क्रीमी लेयर की अवधारणा थी वो क्या था। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर की अवधारणा, क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है ये इसलिए बताई गई ताकि आरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो पाए। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाना, क्योंकि वो समय से शिक्षित नहीं है। लेकिन अगर माना बात कोई एससी एसटी वर्ग का कोई व्यक्ति है या समाज के अन्य पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति है जो शिक्षा से लंबे समय तक वंचित रहा, लेकिन अब उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो चुकी है, तो फिर वो अच्छे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ले सकता है और रोजगार भी पा सकता है। तो इसलिए क्रीमी लेयर की अवधारणा इसमें क्लियर की गई, जिसमें कि क्रीमी लेयर की जो बात की गई थी इंद्र साहनीवाद में, आपको याद रखना है कि ये एससी एसटी के संबंध में नहीं की गई, केवल ओबीसी के संबंध में की गई। यानी क्रीमी लेयर की बात केवल ओबीसी के लिए, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए की गई, एससी एसटी के लिए नहीं की गई। जिसमें कि ये बताया गया था कि जैसे क्रीमी लेयर की अवधारणा में बताया गया कि अगर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है जो लगातार 3 साल से उसका इनकम टैक्स रिटर्न हो 8 लाख या उससे अधिक हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि ग्रुप ए या ग्रुप बी का पद प्राप्त कर चुका हो, जैसे कि वो आईएएस हो, पीसीएस हो, इन पदों पे हो, मंत्री हो, तो उसकी फिर जो संतानें होंगी उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस टाइप की बात की गई थी। अभी हाल ही में 2020 में जो डिसीजन आया है, इसमें कोर्ट ने एससी एसटी के लिए भी क्रीमी लेयर निर्धारण करने का एक दिशा निर्देश सरकार को दिया। अभी तक जो था इंद्र साहनीवाद में, आपको याद रखना है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए थी, एससी एसटी के लिए नहीं थी। लेकिन वर्तमान में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो कहा है कि एससी एसटी के लिए भी अब क्रीमी लेयर जो होगी वो निर्धारित की जाएगी, ये सरकार को निर्देश दिए गए। इंद्र साहनीवाद में एक बात और कही गई, अगर हम संविधान का अनुच्छेद 335 देखें, अनुच्छेद 335 जो है ये राज्य को निर्देश संविधान में दिया गया है कि राज्य जो होगा सरकारी सेवाओं में गुणवत्ता को सुनिश्चित करे, गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की बात की गई। तो अनुच्छेद 335 को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया कि एक कट ऑफ का सिस्टम बनाया जाए, यानी आरक्षण तो दिया जाए लेकिन गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दिया जाए और एक कट ऑफ निश्चित किया जाए। जैसे कि एक निश्चित कट ऑफ निश्चित किया जाता है कि कम से कम मिनिमम इतने मार्क्स जो होंगे परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक होंगे, एससी एसटी वर्ग को भी, ओबीसी वर्ग को भी। तो ये बात भी इसमें कही गई थी कि अनुच्छेद 335 के निर्देश को भी ध्यान दिया जाए और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए सरकारी सेवाओं। इसके अलावा एक और बात इंद्र साहनीवाद में की गई थी कि आरक्षण जो होगा वो आरंभिक बिंदु पर दिया जाए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए। आरंभिक बिंदु में यानी रोजगार पाते समय अगर आरक्षण ले लिया है तो फिर पदोन्नति में आरक्षण ना दिया जाए। ये इंद्र साहनीवाद में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आरंभिक बिंदु पर ही आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये इंद्र साहनीवाद का डिसीजन था। इसके अलावा विशेषज्ञता में किसी प्रकार का, विशेषज्ञता जो है इसमें किसी प्रकार का आरक्षण न दिया जाए। विशेषज्ञता जैसे कि आप देख लो कि विशेषज्ञ जो होते हैं, जैसे कि कोई सर्जन है, जैसे ऑपरेशन करना है, तो उसमें किसी व्यक्ति को केवल आरक्षण के आधार पर सर्जन न बनाया जाए, क्योंकि वो विशेषज्ञता है जो कि बहुत जरूरी चीज है। किसी व्यक्ति की जीवन और मरण का वो प्रश्न हो सकता है, तो उसमें बताया गया कि विशेषज्ञता में आरक्षण को जो है आधार न बनाया जाए, उन चीजों में आरक्षण न दिया जाए।
तो इस प्रकार से हमने इंद्र साहनीवाद देखा। यानी कि अभी तक के जो अनुच्छेद मैंने आपको बताए, ये एक 16 का फर्स्ट बता दिया है, 16 का सेकंड बता दिया है, 16 का थर्ड पार्ट बता दिया है और 16 का चौथा पार्ट। इसके आगे हमें 16 के 4 का फर्स्ट, 16 के 4 का एक सेकंड वाला पढ़ना है, 16 का 5 और 16 का 6। इतने अनुच्छेद अभी हमें और बाकी है इस पार्ट के। अभी तक हमने जो देखा है, 16 का फर्स्ट मैंने बताया था कि लोक नियोजन के अवसर की समानता थी। 16 के 2 में यह था कि लिंग जाति उद्भव इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा रोजगार के संबंध में राज्य द्वारा। और 16 के 3 से अपवाद शुरू हो रहे थे, और 16 के 3 से हमने अपवाद शुरू किए थे, जैसे प्रांतीय सेवाओं में जो थी वो निवास संबंधी भेदभाव किया जा सकता है। 16 के 4 में सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में आरक्षण की बात की थी। तो इतनी बात हमने कर ली है, और इतनी बात अभी बची हुई है, जो कि अब दूसरे पार्ट में सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 16 का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने अब 10% आरक्षण की भी बात करनी है जो सामान्य वर्ग को दिया गया, और बाकी ये बची हुई बातें भी हमें करनी है। तो ये अनुच्छेद 16 से संबंधित कुछ बातें हो गई। अभी इसका ये एक पार्ट हुआ है, और अगले पार्ट में अनुच्छेद 16 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।